ईरान और ओमान का ये कहना है कि यहाँ से जो जहाज गुजरेंगे उन्हें हम गुजारेंगे। ये पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। हम माहौल को बचाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फ़ीस लेंगे, जबकि अमेरिका कहता है यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। अब इस चीज़ का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, इन मामलात को तय होना। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने वहाँ से कुछ जहाज़ों को गुजारने की कोशिश की, जिससे एक टेंशन क्रिएट हुई और अब अमेरिका ने बाकायदा बमबारी कर दी है ईरान के ऊपर। बमबारी के बारे में जो ईरान का स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी अमेरिका ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने हमला किया, हम दोबारा भी हमला करेंगे, और हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। और ये एक्सप्रेस पे भी खबर छपी हुई है, BBC पे भी छपी हुई है, हर जगह पे ये खबर आ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान का ये इकदाम आलमी तजारत की अहम गुज़रगाह आपने गुरबत में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए भी ख़तरा है, लिहाजा जनाब अमेरिका ने ये बमबारी कर दी है। अब इसके जवाब में जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया वो ये है। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया ने ईरान के शहर सरीक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमला नाकाम बना दिया गया है और ख़बरदार किया है कि अमरीकी हमले का जवाब अब दिया जाएगा। यानी अब जो बमबारी अमेरिका ने ईरान में की है उसके बदले में ईरान अमेरिका पे बमबारी करेगा। कहाँ करेगा, किस वक्त करेगा, वो ईरान ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का रद्द-ए-अमल तेज़ होगा और फैसला कुन होगा, और वो ऐसे वक्त और मकाम पर किया जाएगा जिसका इंतखाब ईरान खुद करेगा। अब देखें ना, ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो उसको फौरी तौर पे करनी पड़ेगी। अभी तक ये तीसरा ऐसा मौका है जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया और ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया। यानी लास्ट 2 ऐसे मौके हो चुके हैं, एक इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक अमेरिका की जानिब से भी, जब ईरान ने वापस जवाबी कार्रवाई नहीं की। और वो ना करने की वजह यह है कि जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें कतर, पाकिस्तान और मिस्र वगैरह शामिल हैं, इन्होंने ईरान को जवाबी कार्रवाई से बाज रखा ताकि मुज़ाकरात में खलल पैदा ना हो। अब तीसरी मरतबा ये इंसिडेंट हुआ है। ईरान को अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो वो फौरी तौर पे करेगा, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटों के अंदर। और अगर ईरान अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं, बरादर इस्लामी ममालिक हैं ईरान के, वो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं ईरान को सब्र करने के लिए, तलकीन करें और ईरान को रोकें कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, वरना ये जो मुज़ाकरात का अमल है या जो माहिदा ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ जिसमें ईरान को बहुत फ़ायदा है, वो मामला ख़राब हो जाएगा। देखिए, अमेरिकन को ये बात भी समझ आ गई है कि ईरानियों ने ना तो मैदान में लड़ाई हारी है, ना ही ईरानियों ने लड़ाई हारी है टेबल पे, और टेबल पे भी जो कुछ ईरानियों ने हासिल कर दिया है वो कुछ कम नहीं है। तो अमेरिकन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ईरानी कितनी बड़ी लड़ाई जीत गए हैं और तारीख के अंदर भी उनकी जीत लिख दी जाएगी। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको नज़र आ रही है। ईरान का देखना पड़ेगा वो सब्र करता है या दोबारा से अटैक करता है। ईरान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। एक और डेवलपमेंट हुई है नादरीन इस रीजन में, और वो डेवलपमेंट हुई है लबनान और इसराइल के बीच में। अमेरिका ने सालसी करवाई और एक फ्रेमवर्क का एक वायदा है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए। ये लबनान और इसराइल के बीच में मुज़ाकरात हुए, इसराइल भी खुश है, लबनान भी खुश है। ये दोनों ममालिक तो खुश हैं, लेकिन हिजबुल्लाह खुश नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसके खिलाफ भी स्टेटमेंट जारी किया है और हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे इसराइल के सामने। देखिए, इसको ज़रा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि लबनान के अंदर जो हुकूमत है वो उतनी मकबूल नहीं है। वहाँ पे हिजबुल्लाह हुकूमत से ज़्यादा मकबूल है, लेकिन हुकूमत हिजबुल्लाह की नहीं है। हिजबुल्लाह के लोग हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हैं। अब ये किस तरह मैनेज किया गया है, इसके लिए एक बड़ा लंबा वीलॉग करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हिजबुल्लाह लबनान में हुकूमत में नहीं है, और जो हुकूमत लबनान की है वो अवामी हुकूमत नहीं है कि बड़े पैमाने पर जो है वो अवाम उस हुकूमत के साथ खड़ी हो। मकबूलियत जो है वो हिजबुल्लाह के साथ है। अब मामला ये है कि जो हुकूमत है अब वो हिजबुल्लाह से भी उसको प्रॉब्लम दें, और इसराइल के साथ उनके मामला अच्छी तरह तय हो जाते हैं, अमेरिकन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो अब अमेरिकन ने सालसी करवाई है और हिजबुल्लाह को बाहर रखकर एक मुआहदा कर लिया लबनान ने और इसराइल ने। अब हिजबुल्लाह इस मुआहदे को जो है वो एक कमज़ोरी समझ रहा है, यानी वो इस तरह का मुआहदा नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं जी जो इस्लामाबाद का हमारा मुआहदा है, जो मामला चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना चाहिए था। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी देखते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आने वाले वक्तों में मामला क्या होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि वो अपने हथियार भी तैयार रखेंगे और वो लड़ाई के लिए भी तैयार रहेंगे और वो किसी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल ये एक मुआहदा और हो गया, अमेरिका ने यहाँ पे सालसी की है।
और अब आखिरी चीज़ जो है वो वेनेजुएला की सूरत हाल पे मैं आपको जाते जाते बताऊं। ये वीलॉग ज़रा मुख्तसर होगा क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान साहब के हवाले से है, वो मैं आपको बताता हूं अभी वीलॉग में। लेकिन वेनेजुएला की सूरत हाल ये है कि अब तक 1000 लोग ज़लज़ले के नतीजे में उनकी लाशें मिल गई हैं, उनकी पहचान की जा रही है, जबकि हज़ारों अफराद, कुछ इतलात के मुताबिक 40 से 50 हज़ार अफराद अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में नहीं पता कि वो कहाँ गए, और हो सकता है कि वो मलबे के नीचे दबे हों। वो कितने जिंदा हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक क़यामत खेज ज़लज़ला जो है वो वेनेजुएला में आया है। जापान में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ज़लज़ला आया और सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई, वरना जापान में पूरा एक सिस्टम काम करता है कि जैसे ही समंदर में ज़लज़ला आता है या कोई भी ऐसी हरकत होती है तो सुनामी की वार्निंग जारी की जाती है और लोग फौरी तौर पे जो हिफाजती तदाबीर है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने पहली मरतबा ये महसूस किया कि ये ज़लज़ला तो आया लेकिन सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई, और ये ज़लज़ला भी उसी इलाके में आया जहाँ पे पहले सुनामी आ चुकी है। अब वहाँ जो मेरी लोगों से बात हुई वो कह रहे जी हम तो हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हुआ। पाकिस्तानी वहाँ पे जो मौजूद हैं उन्होंने कहा जी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो ज़लज़ले अब आए हैं ये कुदरती ज़लज़ले हैं या कुछ साइंसी अमल का नतीजा है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो अभी आपको नहीं पता। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मसनूई ज़लज़ले पैदा किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी तबाही लाई जा सकती है जो आप मैदान जंग में हासिल नहीं करते वो आप किसी और तरह कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं ये बहुत बड़ी तादाद है वेनेजुएला में। अब आ जाए नाज़रीन इमरान खान साहब के बारे में, जो मैंने एक खबर आपको कहा था मैं जाते जाते आपको बताऊंगा कि मामला पहुंचा कहां तक। सादी बात यह है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, और एंगेज करने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वजह यह है कि मौजूदा जो उनका पूरा तजर्बा है बुरी तरह नाकाम हो गया। उनकी सारी असेसमेंट्स फेल हो गई, जो अंदाजे थे उनके गलत साबित हुए। जो तजर्बा उन्होंने किया वहाँ पे मरीम नवाज़ को बिठाया, उधर जरदारी को बिठाया, इधर शरीफ ख़ानदान को बिठाया, वफाक में भी हुकूमत बनाई, सब कुछ करके देख लिया, उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अभी वो डटे हुए हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना दी है, कश्मीर में भी हो सकता है आने वाले वक्त में हुकूमत बना दे, लेकिन उन्हें समझ आ गई है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान को एंगेज करेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा हो। इमरान खान साहब की सुई वहीं पे अड़ी हुई है। जो बात वो करते हैं उसूल की बात, वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, ये जाली हुकूमत मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे जिस दिन छोड़ोगे मैं उस दिन से अपना काम शुरू करूंगा। दूसरा मामला यह है कि चुप करके तो इमरान खान बैठने वाले हैं नहीं। अब अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। 3 साल का इन्होंने टाइम मांगा था, 3 साल तो इमरान खान ने जेल में ही गुजार दिए। तो जो टाइम है वो भी लगभग पूरा होने वाला है और डिलीवर पाकिस्तान को इन्होंने कुछ किया नहीं। तो या तो इमरान खान साहब को उनका मैंडेट वापस करें, वो ये कर नहीं सकते क्योंकि इससे गद्दारी के मुकदमात बन जाएंगे। इन्होंने सबने आइन तोड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। तो दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन दिया जाए जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। आसिम मुनीर साहब ये कभी नहीं चाहेंगे और ना ही शहबाज शरीफ या जरदारी ये चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को ये सोचना पड़ेगा और इदारों को और तमाम जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इन 4-5 लोगों की जिद की वजह से वो पूरे मुल्क का नुकसान कर सकते हैं, सारे इदारों का नुकसान कर सकते हैं और इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं जिसका मुनाफा बहुत छोटा सा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।